Good morning, everyone. My name is Kshitij Jha, and in this particular lecture, we'll be studying about interactive systems and IP classes. Also, पहली बात तो ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस और थ्योरी ऑफ कंपटीशन के ही पार्ट है, तो हम इन दोनों को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं. इस ही प्रेजेंटेशन के अंदर विल ऑल्सो बी सीइंग द डिफरेंसेस बिटवीन पी एनपी एंड आईपी क्लासेस. पूरी हायरार्की समझेंगे हम. विल ऑल्सो लर्न अबाउट शमीज थ्योरम एंड विल सी व्हाट आर इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम्स. सो सबसे पहले, बिफोर लर्निंग अबाउट इंटरैक्टिव सिस्टम्स, हमें ये जानना जरूरी है कि क्लासिकल कंप्यूटेशनल सिस्टम्स या मॉडल्स क्या थे. तो कंप्यूटेशन, पहली बात क्या होता है. सी, कंप्यूटेशन रेफर्स टू एल्गोरिथम. कुछ नहीं है, एल्गोरिथम के थ्रू आप बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. दैट प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज कंप्यूटेशन. ट्रांसफॉर्मिंग अ फाइनाइट इनपुट इनटू डेफिनेटिव आउटपुट थ्रू अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट स्टेप्स. मतलब आप बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हो ताकि आप एक फाइनाइट इनपुट को एक डेफिनेटिव आउटपुट में कन्वर्ट कर सको. एंड अभी तक हम क्लासिकल कंप्यूटेशनल मेथड्स या मॉडल्स को पढ़ते आए हैं, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन्स. फाइनाइट ऑटोमेटा क्या थी? इट रिकॉग्नाइजेस रेगुलर लैंग्वेजेस. तो ये हमारी एक ऐसी क्लासिकल कंप्यूटेशनल मशीन थी जो रेगुलर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करती थी, बट इसके पास खुद की कोई मेमोरी नहीं होती थी. दैट इज वाई हम पुराना डेटा सेव नहीं कर सकते थे, या पुराने स्टेट या सेशंस को सेव नहीं रख सकते थे. इसीलिए पुश डाउन ऑटोमेटा को लोगों ने यूज करना शुरू किया. सो इट एक्सटेंड्स फाइनाइट ऑटोमेटा विद स्टैक मेमोरी. बेसिकली यहाँ मेमोरी का एलिमेंट हमारा स्टैक होता है जिसे हम यूज करते हैं. इट हैंडल्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स. जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेजेस को हैंडल करती थी, वैसे ही पुश डाउन ऑटोमेटा यूज टू हैंडल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स. सिमिलरली हमारी ट्यूरिंग मशीन्स, द मोस्ट यूनिवर्सल एज वेल एज द मोस्ट पावरफुल क्लासिकल कंप्यूटेशन मॉडल अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो हमारी ट्यूरिंग मशीन्स है. ट्यूरिंग मशीन्स में बेसिकली हमारे पास एक इनफाइनाइट टेप होती है जिसपे डेटा रीड या राइट हम कभी भी कर सकते हैं. बट इन सभी क्लासिकल मॉडल्स के अंदर एक ड्रॉबैक है. ये सभी क्लासिकल मॉडल पहले से ही अज्यूम करती हैं कि इनपुट सिर्फ और सिर्फ एक बार एट द बिगनिंग मिलेगा एंड आउटपुट कंप्यूटेशन कंप्लीट होने के बाद जनरेट किया जाएगा. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में ऐसा नहीं होता. रियल वर्ल्ड में क्या होता है? रियल वर्ल्ड में कॉन्टिन्यूस कॉन्वर्जेशन हो रही होती है. लेट अस से फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, तो एट दैट मोमेंट आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका फ्रेंड आउटपुट प्रोवाइड करे अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज. एंड ये कॉन्वर्जेशन कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये बीच में रुकेगी नहीं. यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपकी इंफॉर्मेशन पास होती रहेगी. तो यहाँ सिर्फ एक इनपुट एट द बिगनिंग प्रोवाइड नहीं किया जा रहा. यहाँ हम मल्टीपल इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी किसी भी ऑर्डर में और कभी भी. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी गेट द आउटपुट एज सच. ऑल्सो मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं सिस्टम के अंदर जो एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, प्लस हमें अपनी पुरानी कॉन्वर्जेशन को भी स्टोर करके रखना है. सो इन सभी चीजों को हमारे क्लासिकल कंप्यूटेशन मॉडल हैंडल नहीं कर सकते थे. इसीलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम्स कम्स इनटू प्ले. तो इंटरैक्टिव सिस्टम्स क्या है? इट इज अ सिस्टम इन वन दैट कॉन्टिन्यूसली रिसीव्स इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट व्हाइल एंगेजिंग डायनामिकली विद द एनवायरनमेंट. मतलब एक ऐसा इंटरैक्टिव सिस्टम जो कॉन्टिन्यूसली इनपुट रिसीव कर रहा है एंड आउटपुट जनरेट कर रहा है व्हाइल एंगेजिंग डायनामिकली विद द एनवायरनमेंट. मतलब एनवायरनमेंट के साथ भी ये डायनामिकली एंगेज कर रहा है, डायनामिकली बातचीत उसके रह रही है, सेंसिंग रह रही है. वो एनवायरनमेंट से भी डेटा परसीव कर रहा है, एट द सेम टाइम इनपुट उसे कभी भी किसी भी फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जा सकता है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आउटपुट थ्रू आउट द कंप्यूटेशन. मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटेशन एक बार खत्म हो गई उसके बाद ही आउटपुट जनरेट होगा. बीच में आउटपुट कभी भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मांगा जा सकता है. दैट इज द कंप्यूटेशन नेवर ट्रूली एंड्स. पूरी तरह से कंप्यूटेशन खत्म नहीं होती. ऐसे सिस्टम्स को हम इंटरैक्टिव सिस्टम्स कहते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल हमारे व्हाट्सएप, हमारे मैसेजिंग एप्स जितने भी होते हैं, टेलीग्राम, ऑल दीज कम्स अंडर द इंटरैक्टिव सिस्टम. बिकॉज यहाँ यूजर कभी भी इनपुट जनरेट करवा सकता है, कभी भी आउटपुट जनरेट करवा सकता है, कभी भी इनपुट प्रोवाइड कर सकता है, कभी भी वो एनवायरनमेंट यानी अलग अलग यूजर से इंटरैक्ट कर सकता है. ऑल्सो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स. अब जब हम अपने ऑनलाइन गेमिंग या कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स ऑन टाइम हमें जनरेट होकर मिले. अगर हम कोई बटन क्लिक कर रहे हैं तो वो उस बटन की फंक्शनैलिटी उसी टाइम पर हमें शो होनी चाहिए. दैट इज वाई इन्हें इंटरैक्टिव सिस्टम्स का पार्ट कहा जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हम जैसे ही अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहली चीज जो लोड होती है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अपने कंप्यूटर में कितने सारे प्रोसेसेस एक साथ कॉन्करेंटली रन कर रहे होते हैं. डेटा इनपुट देना, डेटा बाहर फेच करना, तो साइमल्टेनियसली बहुत सारा काम हो रहा है एंड हमारा कंप्यूटेशन रुक नहीं रहा. हमारा लॉजिकलिटी, हमारी एल्गोरिदम्स रुक नहीं रही. इसीलिए ये भी इंटरैक्टिव सिस्टम्स का पार्ट है. सिमिलरली हमारी एटीएम मशीन्स एंड सो ऑन. नाउ इंटरैक्टिव सिस्टम्स की जरूरत क्यों पड़ी? हम क्यों अपने क्लासिकल कंप्यूटेशन मॉडल से डील सिर्फ उन्हीं से मतलब नहीं रख सकते? हमें एक नया स्टेप, हमें एक नया मॉडल क्रिएट करने की जरूरत है. व्हाई द नीड ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम्स? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेशनल मॉडल्स कभी भी कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट नहीं कर सकते. इनमें ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज आपका आउटपुट एट द एंड ऑफ द कंप्यूटेशन ही जनरेट होगा.
ऑल्सो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते अनप्रिडिक्टेबली, मतलब कभी भी इनपुट जनरेट किया जाए या किसी भी तरह का इनपुट, हमें पहले से नहीं पता कि इनपुट कौन सा जनरेट होने वाला है, तो कभी भी कोई भी तरह का इनपुट जनरेट हो सकता है। तो कॉम्पिटिशनल जो हमारी क्लासिकल मॉडल्स थी वो इन्हें टैकल नहीं कर सकती, इस प्रॉब्लम में वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती एफिशिएंटली। एंड लास्टली दे कैन नॉट सर्व कॉन्करेंट यूजर्स, अगर मल्टीपल यूजर्स एक साथ आ जाए तो वो उन्हें सर्व भी नहीं कर सकते, इसीलिए इंटरैक्टिव सिस्टम्स की जरूरत पड़ी। ये रियल टाइम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। लेट अस से आप कोई गेम खेल रहे हो, पबजी फॉर एग्जांपल, तो अगर आप कोई बटन दबा रहे हो तो यू नीड कि उसकी फंक्शनलिटी उसी टाइम पे आपको मिले। इफ यू आर फायरिंग अ बटन, अगर आप एक ऐसा बटन दबा रहे हो जो कि गन से शूट करेगा, तो वो आप चाहते हो कि उसी टाइम पर आपको उसके ऑडियो और विजुअल्स दिखाई दें। लेट अस से 10 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद आपको वो दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्स आपको इतना लेट मिल रहा है, तो उस गेम का कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमें इंटरैक्टिव सिस्टम्स की जरूरत है। कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, अभी जस्ट मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम का, आप ऑपरेशन को रोकना नहीं चाहते, अनटिल अनलेस आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप या मे बी फोन को बंद नहीं कर देते पूरी तरह से, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रुकना नहीं चाहिए। जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितना इनपुट आ रहा है, जितना आउटपुट जनरेट करवाना है, वो सारी चीजें कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए। सो यू नीड कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन। अनप्रिडिक्टेबल इनपुट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे मैसेजेस में किसी भी तरह का इनपुट कभी भी आ सकता है, इवन इन एसिंक्रोनस मैनर। एनवायरनमेंट से डेटा कभी भी हमें फेच किया जा सकता है, कभी भी लिया जा सकता है, सेंस किया जा सकता है, और वो किस तरह का डेटा होगा हमें ये भी नहीं पता। तो हमारे सिस्टम को इन सब चीजों से रेडी रहने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, वो इंटरैक्टिव सिस्टम्स प्रोवाइड कर पाते हैं। लास्टली स्टेट परसिस्टेंस एंड कॉन्करेंसी, आई टोल्ड अबाउट की मेमोरी, हमें पुराना डेटा स्टोर करके रखना है, पुराने सेशंस स्टोर करके रखने हैं। मल्टीपल थ्रेड्स, अब लेट अस से मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रही हैं, कॉन्करेंटली रन हो रही हैं, या फिर एटीएम मशीन्स फॉर एग्जांपल। अब लेट अस से देयर आर मल्टीपल यूजर्स जो उस पर्टिकुलर एटीएम से पैसे निकालना चाहते हैं, उस बैंक से पैसा विड्रॉल करवाना चाहते हैं और साइमल्टेनियसली विड्रॉ करवाना चाहते हैं। तो ट्रांजैक्शंस कॉन्करेंट हो और प्रॉपर्ली वर्क हो, उसके लिए भी वी नीड इंटरैक्टिव सिस्टम्स। Now, let us talk about a basic difference between Turing machines and interactive systems. वैसे भी already knew, जैसे Turing machines हमारी classical computation model है, most powerful है, but उसमें भी they have drawbacks. जैसे Turing machines सिर्फ एक टाइम इनपुट फेच कर सकती है स्टार्टिंग में, जैसे हम स्टेट बनाते थे when we used to create a state diagram, तो हम एक बार इनपुट देते थे उसको, तो वो Turing machines वही कर सकती हैं, they are fixed at the start, whereas interactive systems are continuous environment driven, मतलब ये systems वो होते हैं जो कि environment driven है, मतलब इन्हें कभी भी इनपुट प्रोवाइड किया जा सकता है। सेम गोज विद द आउटपुट, ट्यूरिंग मशीन्स दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर हॉल्ट, मतलब जैसे ही आपका कंपटीशन खत्म हुआ, एक स्टॉप पे आया, तभी आप आउटपुट जनरेट कर सकते हो, बट इंटरैक्टिव सिस्टम में आप थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन कभी भी आउटपुट जनरेट करवा सकते हो। देन इंटरैक्शन की बात करें तो ट्यूरिंग मशीन्स आइसोलेटेड कंप्यूटेशन है, मतलब ये किसी और एनवायरनमेंट या किसी और पर्टिकुलर यूजर पे डिपेंड नहीं करती, ये आपस में अपने आप ही कंप्यूट करती है वैल्यूज को, डेटा को। वेराज इंटरैक्टिव सिस्टम के अंदर ऑन गोइंग विद द यूजर्स एंड एनवायरनमेंट है, मतलब मल्टीपल यूजर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से डेटा कभी भी फेच किया जा सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। एग्जीक्यूशन टर्मिनेट्स ऑन एक्सेप्टेंस, वंस आपको एक्सेप्ट वंस आपका कंपटीशन हॉल्ट पे आ गया, आपको आउटपुट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट इंटरैक्टिव सिस्टम्स पोटेंशियली नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं, मतलब ये टर्मिनेट जल्दी नहीं करते। लास्टली स्टेट मेमोरी, टेप क्लियर आफ्टर हॉल्ट, मतलब हमें पता है कि ट्यूरिंग मशीन में एक इन्फाइनाइट टेप होती है, तो जैसे ही एक हॉल्ट आया, जैसे ही कंप्यूटेशन खत्म हुई, आपकी पूरी इन्फाइनाइट टेप कंप्लीटली एम्प्टी हो जाती है, विच मीन्स कि पुराना डेटा हम स्टोर नहीं रख सकते, पुराने सेशंस को हम अपने पास परसिस्ट नहीं कर सकते। बट इंटरैक्टिव सिस्टम्स में ऐसा नहीं है, इंटरैक्टिव सिस्टम्स में दे आर परसिस्टेंट अक्रॉस इंटरैक्शंस, मल्टीपल इंटरैक्शंस परसिस्टेंट होती हैं, आप डेटा स्टोर कर सकते हो। नाउ लेट अस सी सम की फीचर्स ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम्स एज वेल, जैसे कॉन्टिन्यूस कंप्यूटेशन, अभी मैंने बताया आपको कॉन्टिन्यूसली आप चाहते हो कि आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व होती रहे, काम होता रहे, राइट, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर होता है विदाउट एन हॉल्टी कंडीशन। रियल टाइम रिस्पॉन्स, आप चाहते हो कि रियल टाइम आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड हो, मतलब उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको डेटा मिले, रिस्पॉन्स मिले, जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया है, आपको उसी टाइम पर आपका आउटपुट जनरेटेड चाहिए, जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, दैट इज वन ऑफ द की फीचर्स। स्टेट परसिस्टेंस, तो यहाँ स्टेट परसिस्टेंट रहती है, मतलब पुराना डेटा मेमोरी को आप स्टोर कर सकते हो, जैसे डेटाबेसेस में या फिर यूजर लॉगिन में। अब अगर हम कोई इंस्टाग्राम, अगर हम एक इंस्टाग्राम यूजर है और हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल पहले भी कभी लॉगिन किया था और अभी फिर से हम लॉगिन करते हैं, तो हमारे डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर होता है, हमारा सिस्टम जानता है, सर्वर जानता है कि ये पर्सन एग्जिस्ट करता है, और वो उसे ऑथेंटिकेटेड पावर दे देता है, दैट इज स्टेट परसिस्टेंस। तो वो सिस्टम्स भी एक, दैट इज आल्सो की फीचर ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम्स। एंड लास्टली एसिंक्रोनस बिहेवियर, दैट इज इवेंट्स कभी भी इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, तो उन्हें मैनेज करना भी इंटरैक्टिव सिस्टम्स का ही काम है, एंड इट्स वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ इट। नाउ मॉडल्स ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम, हमने कंप्यूटेशन, क्लासिकल कंप्यूटेशन सिस्टम्स में देखा था कि हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं, हमारे पास ट्यूरिंग मशीन्स है, हमारे पास देन पुश डाउन ऑटोमेटा है, देन उससे का भी एक सबसेट है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा, जिन्हें हमने पढ़ चुके हैं। अब इंटरैक्टिव सिस्टम के अंदर भी देयर आर मल्टीपल मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट बेसिक 3 मॉडल्स हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। द फर्स्ट मॉडल इज इंटरैक्टिव ट्यूरिंग मशीन्स, दैट इज आईटी। ये बेसिकली ट्यूरिंग मशीन्स का ही एक लेवल अप है, यानी ट्यूरिंग मशीन्स को बेसिकली इंटरैक्टिव बना दिया। इट एक्सटेंड्स ट्यूरिंग मशीन्स विद इनपुट आउटपुट टेप्स फॉर ऑनगोइंग इंटरैक्शन,
मतलब यहाँ पर बेसिकली ट्यूरिंग मशीन के अंदर इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन टेप हम ऐड कर देते हैं, जिसके थ्रू कभी भी इनपुट भी प्रोवाइड किया जा सकता है और कभी भी आउटपुट जनरेट करवाया जा सकता है साइमल्टेनियसली। तो इट एनेबल्स अ बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज आराम से आप कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हो ट्यूरिंग मशीन्स के अंदर, रादर देन ओनली एट द टर्मिनेशन। तो ये एक स्टेप अप है ट्यूरिंग मशीन्स के। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट ट्यूरिंग मशीन्स, दैट इज पीटीएम। अब आईटीएम के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि वो स्टेट परसिस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो पुराना डेटा या मेमोरी के अंदर मेमोरी स्टोर नहीं कर पा रहे थे, पुराने सेशन स्टोर नहीं हो पा रहे थे। उसी चीज को सॉल्व करने के लिए वी हैव परसिस्टेंट ट्यूरिंग मशीन्स। तो इट रिटेन्स इंटरनल स्टेट बिटवीन सेशंस। तो मल्टीपल सेशंस के बीच में जो इंटरनल स्टेट्स हैं उन्हें वो रिटेन रखता है, प्रीवियस डेटा को सेव रखता है। मॉडलिंग सिस्टम्स लाइक डेटाबेसेस और यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विसेज दैट मस्ट रिमेंबर। तो इन्हें ज्यादातर हम डेटाबेसेस या यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स में यूज करते हैं, ताकि जो पुराना डेटा हम सेव करना चाहते हैं या फिर रिमेंबर रखना चाहते हैं, ऐसे केसेस में हम पीटीएम का यूज करते हैं। इट रिटेन स्टेट अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटेशनल सेशंस। एंड लास्टली हमारे रिएक्टिव सिस्टम्स होते हैं, यानी ऐसे सिस्टम्स जो एनवायरमेंट से रिएक्ट करें, एनवायरमेंट से डेटा सेंस करे, उन्हें परसीव करे और उसके बेसिस पे काम करे, यानी ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल स्टिमुलाई रादर देन एल्गोरिथमिक टर्मिनेशन। किसी एल्गोरिथम के बेसिस पे टर्मिनेशन नहीं होगा, जो भी टर्मिनेशन होगा, जो भी स्टिमुलस होगा, वो एनवायरमेंट से मिलेगा। जैसे आपके IoT सेंसर्स, अब IoT सेंसर्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में आपके पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। लेट अस से यूजर को अपनी गाड़ी कहीं पार्क करनी है एंड उसे पता नहीं है कि कहां पर उसे एक एम्प्टी स्पेस मिलेगी, तो उसके लिए भी आप पार्किंग सेंसर्स पूरे पार्किंग को एक बार एनालाइज करते हैं और जहां पर भी एम्प्टी स्पॉट होगा वो यूजर को बता देंगे, ताकि वो अपनी गाड़ी को वहां पार्क कर सके। तो दैट इज व्हाट बेसिकली पार्किंग सेंसर या जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटेशनल मॉडल है, वो बेसिकली एनवायरमेंट को परसीव कर रहा है, डेटा चेक कर रहा है, उसे एनालाइज कर रहा है। दैट इज एनवायरमेंटल रिएक्टिव सिस्टम्स। एज वेल एज आपके एआई चैटबॉट्स, एआई चैटबॉट भी आपको रिजल्ट या रिस्पॉन्स तभी देता है, वो पहले आपको परसीव करता है, यूजर को परसीव करता है कि यूजर किस तरह से हमें हमसे रिस्पॉन्स चाहता है। तो दैट इज रिएक्टिव सिस्टम्स। नाउ एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा, दैट इज जब हमने कंपटीशन क्लासिकल थियोरेटिकल कंपटीशन मॉडल्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो हमने जब पढ़ा था तो हमें पता था कि वहां पे एक यूनिवर्सल मॉडल एग्जिस्ट करता है, ट्यूरिंग मशीन्स, राइट। बट इंटरैक्टिव सिस्टम्स के अंदर ऐसा कोई यूनिवर्सल मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता। मींस ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसे हम यूनिवर्सल कह सकें। सभी मॉडल्स के जितने भी अभी तक हमने मॉडल्स पढ़े, ये सबके अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं, सबके डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम इन्हें साइमल्टेनियसली यूज करते हैं ताकि हम मोस्ट आउटपुट जनरेट कर सके, सबसे ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सके इनमें से। अब यही से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम का। यहाँ पर भी ये सिस्टम्स भी इंटरैक्टिव ही हैं, ये भी इंटरैक्ट करेंगे यूजर के साथ, इनपुट कभी भी दे सकते हैं हम, आउटपुट कभी भी जनरेट करवाया जा सकता है, स्टेट परसिस्टेंस इसमें भी होगी। बट यहाँ एक छोटा सा वर्ड ऐड हो गया, प्रूफ। प्रूफ मतलब लेट अस लर्न अबाउट दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, राइट। लेट अस से देयर इज अ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड वो स्टूडेंट क्लेम कर रहा है कि उसने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का प्रूफ निकाल दिया है। उसे पता है कि उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है एंड उसने एक प्रूफ जनरेट करके पूरी क्लास के सारे बच्चों के सामने रखा। वी एज द क्लास स्टूडेंट्स एक्ट एज वेरीफाई, यानी हमें वेरीफाई करना है कि वो प्रूफ क्या सच में ट्रू है या फिर वो स्टूडेंट बस फेक कर रहा है। क्वेश्चन यहां आता है हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो एक आंसर तो इसका ये हो सकता है कि सबसे पहले तो हम उस प्रूफ को पढ़ेंगे और सेकेंडली हम टेस्ट केसेस जनरेट करेंगे, यानी क्या वो प्रूफ एक्चुअली में सच है कि नहीं, उसके लिए हम ऐसे एग्जांपल्स जनरेट करेंगे जो उस प्रूफ को गलत साबित करें। अगर आफ्टर सो मेनी प्रोवाइडिंग आफ्टर सो मेनी टेस्ट केसेस अगर वो प्रूफ सिस्टम गलत साबित हो जाता है, मतलब वो एग्जांपल उस पर्टिकुलर प्रूफ को या स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ रिजेक्ट हो जाएगा। वेरएज अगर वो एग्जांपल पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है एंड बाकी जितने भी बच्चे हैं वो पूरी तरह से एकदम सेटिस्फाइड है कि नहीं भैया ये स्टेटमेंट एकदम सही है, तो उस प्रूफ को एक्सेप्ट कर लिया जाए। कुछ ऐसा ही सिस्टम आईपीएस के अंदर होता है, यही सेम चीज हो रही होती है इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम्स के अंदर। So basically, interactive proof system is a protocol between two parties, the prover and the verifier, used to decide language membership through a structured dialogue. क्या मतलब है इसका? हमारे पास बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, एक प्रूवर और एक वेरीफायर। नाम से पता चल रहा है, प्रूवर यानी एक ऐसी पार्टी जो प्रूव करने का काम करेगी, कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी प्रूफ उसे जो प्रूव करना है। वेराज वेरीफायर जो है वो वेरीफाई करेगा कि एक्चुअली में जो स्टेटमेंट प्रूवर ने दिया है वो सच है कि नहीं। अब प्रूवर कंप्यूटेशनली अनबाउंडेड होती है, मतलब इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड ये बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकती है। हमारी प्रूवर ये बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स को भी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। एंड इट इज फर्स्ट सेकेंडली कंसिडर्ड अनट्रस्टेड, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है एंड साइमल्टेनियसली फॉल्स स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। सो वी कैन हैव अ चीटिंग प्रूवर एज वेल। साइमल्टेनियसली वेरीफायर क्या होता है? वेरीफायर वो बंदा है या वो बेसिकली वो सिस्टम है जो वेरीफाई करेगा कि प्रूवर ने जो भी स्टेटमेंट प्रोवाइड किया क्या वो एक्चुअली में ट्रू है कि नहीं।
एंड दैट इज वाई ये प्रोबेबिलिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब प्रूवर के पास सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा पावर है, एंड साइमल्टेनियसली वो बहुत हाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। सेकेंडली वो चीट भी कर सकता है, बट वेरीफायर रिस्ट्रिक्टेड है। वेरीफायर सिर्फ पॉलिनोमियल टाइम के अंदर वेरीफाई कर सकता है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। वो वेरीफाई कैसे करता है, उसकी वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ऑल्सो द वेरीफायर मस्ट सेटिस्फाई कंप्लीटनेस एंड साउंडनेस प्रॉपर्टी। हमारा जो इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम है इसके अंदर दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें पर्टिकुलरली वेरीफायर द्वारा सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। दे आर द कोर बेसिक्स ऑफ आईपीएस। फर्स्ट इज करेक्ट कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। इट स्टेट्स दैट इफ x belongs to L, here L is the language, an honest prover convinces the verifier with high probability, and simultaneously soundness is when if x does not belong to L, no cheating prover can convince the verifier except with negligible probability. What does this mean? Now ये क्या, इसका क्या मतलब है? देखो, कंप्लीटनेस वो प्रॉपर्टी है जिसमें अगर प्रूवर सच में ट्रू है, अगर उसने सच में एक ट्रू स्टेटमेंट प्रोवाइड करी है, तो आफ्टर सो मेनी राउंड्स ऑफ डिस्कशन, कॉन्वर्जेशंस एंड बहुत सारी चीजों के बाद, एक वर्किंग मैकेनिज्म के बाद, फाइनली वेरीफायर उस पर्टिकुलर ट्रू स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर ही लेगा। तो यानी ट्रू स्टेटमेंट्स गेटिंग एक्सेप्टेड, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। वेयर एज साउंडनेस प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा नहीं होता, यहां उल्टा है। लेट अस से प्रूवर ने कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उस केस में प्रूवर चाहे जितना भी कन्विंस कर ले वेरीफायर को, वेरीफायर कुछ ना कुछ ऐसा एग्जाम्पल प्रोवाइड जरूर करेगा जिससे वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दे। तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, देन ओनली विल इट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। उसकी प्रोबेबिलिटी, रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हुई, और एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हुई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूवर एंड वेरीफायर। और प्रूवर या वेरीफायर, बेसिकली जो वेरीफायर है वो कैसे, मतलब किस मैकेनिज्म के थ्रू वो डिटेक्ट कर पाता है या वेरीफाई कर पाता है कि प्रूवर ने एक्चुअली में स्टेटमेंट जो दी है वो ट्रू है कि फॉल्स है। दैट मैकेनिज्म रेफर्स एज रैंडमाइजेशन। सो वेरिफिकेशन होल्ड्स थ्रू मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरेक्शन। पहली बात, बहुत सारे राउंड ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, कॉन्वर्सेशन होता है प्रूवर और वेरीफायर के बीच में, एंड मल्टीपल राउंड्स आर देयर विद द वेरीफायर यूजिंग रैंडमनेस टू प्रिवेंट डिसेप्शन एंड एंश्योर रिलायबिलिटी। क्या है इसका मतलब? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रूवर एक चैलेंज जनरेट करेगा, यानी कुछ ऐसे एग्जांपल या टेस्ट केसेस जनरेट करेगा ताकि वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फॉल्स करा सके। तो रिस्पॉन्स में ही विल आस्क फॉर द प्रूवर टू प्रूव इट, देन द प्रूवर विल ट्राई टू प्रूव इट कि क्या उसने जो स्टेटमेंट दिया है और उससे जो एग्जांपल मिला है वेरीफायर से, क्या वो एक्चुअली में ट्रू है। तो वो उसे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। अगर उसके रिस्पॉन्स से वेरीफायर खुश हुआ या उसे समझ आया कि हाँ, इट द रिस्पॉन्स इज एक्चुअली ट्रू, द आंसर इज एक्चुअली करेक्ट, तो फिर वो डिसाइड करता है कि उसे नेक्स्ट कौन सा सवाल पूछना है। एंड दिस लूप गोज एंड गोज ऑन, ये रिपीट होता है अनटिल एंड अनलेस वेरीफायर को एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि उसे यहाँ पर एक्चुअली में जो स्टेटमेंट मिली है वो एक ट्रू स्टेटमेंट मिली है बाय द प्रूवर। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे फ्लो के अंदर यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं दैट verifier is actually generating a challenge, and that challenge is being given to the prover at the same time वहां पर रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिसे पढ़ा जाता है बाय द वेरीफायर, और फिर वो डिसाइड करता है कि उसे नेक्स्ट सवाल पूछना है या फिर उसे उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देना है। एंड ये लूप चलता रहेगा जब तक वेरीफायर फाइनली कन्विंस नहीं हो जाता कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। बट सवाल यहाँ आता है कि हम रैंडम क्वेश्चंस क्यों जनरेट कर रहे हैं? हम तो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट अस से हमारी वाइवा हो रही है, ठीक है। सो देयर इज अ टीचर एंड देयर आर स्टूडेंट्स देयर। तो अगर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है या स्टूडेंट्स ने उन सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी अच्छे से कवर कर रखा है या उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर रखा है जो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जो जिनसे सवाल पूछे जाने की चांसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, एंड टीचर भी उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल पूछ रही है, तो ऑब्वियसली द स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर देम। सही यही सेम केस प्रूवर और वेरीफायर के साथ होता है। मतलब द वेरीफायर्स रैंडम चॉइसेस प्रिवेंट द प्रूवर फ्रॉम प्री कंप्यूटिंग रिस्पॉन्सेज एंड इंश्योर दैट चीटिंग अटेम्प्ट्स विल फेल विद हाई प्रोबेबिलिटी। मतलब वेरीफायर की जो रैंडम चॉइसेस हैं वो रैंडम क्वेश्चंस पूछेगा, रैंडम अपने हिसाब से चैलेंजेस देगा, अपने टेस्ट केसेस बनाएगा, और इट प्रिवेंट्स द प्रूवर फ्रॉम प्री कंप्यूटिंग रिस्पॉन्सेज। यानी प्रूवर फेक आंसर्स जनरेट ना कर पाए, पहले से ही उसकी स्टडी ना कर पाए, इसीलिए प्री डिटरमाइंड चैलेंजेस नहीं प्रोवाइड करता, एक रैंडमाइज चैलेंज प्रोवाइड करता है वेरीफायर, कि रैंडमली कुछ भी पूछ सकता है। अगर रैंडमली जो भी जनरेटेड चैलेंज है, हमारा स्टेटमेंट अगर उस पर्टिकुलर चैलेंज को फुलफिल कर पा रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। बट अगर नहीं कर पा रहा तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड दिस इज द कंप्लीट वेरिफिकेशन प्रोसेस, किस तरह से वेरीफाई करता है वेरीफायर प्रूवर द्वारा गिवन स्टेटमेंट्स को। ना आईपी कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। ना आईपी क्लासेस क्या होती है? जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल टाइम क्लासेस होती हैं, हमारे पास नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम क्लासेस होती हैं, वैसे ही हमारे पास आईपी क्लासेस होती हैं, दैट इज इंटरैक्टिव प्रूफ कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस।
क्या है ये? आईपी इज द क्लास ऑफ ऑल लैंग्वेजेस डिसाइडेबल बाय एन इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम विद पीपीटी वेरिफायर एंड इन पॉलिनोमियली मेनी राउंड्स। मतलब बेसिकली ये ऐसी क्लास है लैंग्वेजेस की जिसके अंदर हम इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम का यूज करते हुए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को वेरीफाई कर सकते हैं आराम से बाय अ पीपीटी वेरीफायर एंड पॉलिनोमियली मेनी राउंड्स में, मतलब पॉलिनोमियल टाइम के अंदर आप बेसिकली पॉलिनोमियल टाइम के अंदर वेरीफाई कर पा रहे हो इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम का यूज करके अपनी प्रॉब्लम। इसकी अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात की जाए, सो ऑल द लैंग्वेजेस हैविंग एन इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम व्हिच वर्क ऑन द इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम विद कंप्लीटनेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, यानी कंप्लीटनेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अगर स्टेटमेंट ट्रू हुई तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, एंड साउंडनेस लेस देन इक्वल टू 1/3, मतलब अगर एक फॉल्स स्टेटमेंट अचीव हुई तो उस फॉल्स स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाय द वेरीफायर। तो ये जो हमारी आईपी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास है, इसी के बेसिस पर वी हैव अ फंडामेंटल थ्योरम गिवन बाय आदिश रबीर इन 1992, दैट इज आईपी इज इक्वल टू पी स्पेस। पी स्पेस भी हमारे पास एक क्लास होती है और आईपी क्लासेस अभी हम जस्ट पढ़ लिए, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसी लैंग्वेजेस जिन्हें आप डिसाइड कर सकते हो या जिन्हें आप वेरीफाई कर सकते हो आईपीएस इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम के थ्रू विद अ वेरीफायर एंड इन पॉलिनोमियल टाइम बेसिकली। बट ये आईपी इज इक्वल टू पी स्पेस का क्या होता है? फर्स्ट इसको समझते हैं। IP equals P space. One of the most remarkable results in computational complexity theory, this equality shows that interactive proofs with randomness have the same power as problems solvable in polynomial space. देखो बेसिकली पी स्पेस प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं या बेसिकली वो क्लास है जिनके अंदर सारी प्रॉब्लम्स आप पॉलिनोमियल स्पेस के अंदर सॉल्व कर सकते हो। एक होता है हमारे पास पॉलिनोमियल टाइम एंड एक होता है पॉलिनोमियल स्पेस। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिन्हें हम पॉलिनोमियल स्पेस के अंदर रहते हुए, दैट इज लेट अस से हमारी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n1 n स्क्वायर एंड सो ऑन है, बेसिकली पॉलिनोमियल टाइम स्पेस के अंदर अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो तो वो पी स्पेस के अंदर आती है। और आईपी तो वी ऑलरेडी नो वेरीफाइबल बाय इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम। तो आईपी इक्वल्स पी स्पेस या शमीज थ्योरम हमें ये कहता है दैट जो कंप्यूटेशनल पावर हमारी आईपी क्लासेस के पास है वही सेम इक्विवेलेंस में कंप्यूटेशनल पावर हमारी पी स्पेस क्लासेस के पास में। मतलब इंटरैक्टिव प्रूफ विद रैंडमनेस हैव द सेम पावर एज प्रॉब्लम सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल स्पेस। यानी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसे आप पॉलिनोमियल स्पेस के अंदर रहते हुए सॉल्व कर सकते हो तो उस सेम प्रॉब्लम को आप वेरीफाई कर सकते हो इन पॉलिनोमियल टाइम यूजिंग इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस थ्योरम एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाइस वर्सा भी वर्क करती है। सो आप यहाँ पे कह सकते हो दैट आईपी एंड पी स्पेस दे आर approximately equal और you can say they are computationally same, उनकी computation power सेम है। यहां से एक हायरार्की निकल के आ रही है आईपी एनपी एंड पी क्लासेस के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्लास है, सो दे आर ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आर सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, यानी पॉलिनोमियल टाइम क्लासेस बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स जिन्हें आप पॉलिनोमियल टाइम में एंड यूजिंग अ डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन सॉल्व कर सकते हो। एंड सिमिलरली एनपी स्टैंड्स फॉर नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल, एंड इनका मतलब ये है दैट ऑल द प्रॉब्लम्स जिन्हें आप वेरीफाई कर सकते हो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर यूजिंग अ डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, बट सॉल्व आप तभी कर सकते हो इन नॉन पॉलिनोमियल टाइम यूजिंग अ नॉन डिटरमिनिस्टिक मशीन। जैसे हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वर्टेक्स कलरिंग प्रॉब्लम होती है, हमारी हमारी नैपसैक प्रॉब्लम है, तो ये सब एनपी क्लासेस के अंदर आती है। एंड पी क्लास के अंदर हमारी सर्चिंग प्रॉब्लम्स, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें पॉलिनोमियल टाइम लग रहा है उन्हें सॉल्व करने के लिए। अब पी इज अ पार्ट ऑफ एनपी एंड एनपी इज अ पार्ट ऑफ आईपी। व्हाई दिस हायरार्की? अभी हायरार्की क्यों? सी ये हायरार्की इसीलिए बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पी क्लासेस है यानी पॉलिनोमियल टाइम की क्लासेस हैं, दे आर सबसेट ऑफ एनपी। व्हाई? देखो होता क्या है कि पहले जब कोई भी लेट अस से हमारी सर्चिंग एल्गोरिथम्स है तो अभी वो करेंटली हमारी पी क्लासेस के अंदर बिलोंग करती हैं, राइट? बट जब पहले जब वो फर्स्ट टाइम उन्हें डिस्कवर किया गया था या उन्हें लिखा गया था, कोड उनका लिखा गया था, तो ऐसा नहीं है कि उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट टाइम से ही पॉलिनोमियल टाइम के अंदर थी। उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी स्टार्टिंग में एक्सपोनेंशियल टाइम में ही रही होगी, बट ड्यूरिंग दीज इयर्स रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक ऐसे एल्गोरिथम्स जिनसे उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके पॉलिनोमियल टाइम में लाया जा सके। इसीलिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अभी करंटली जो हमारे पास एल्गोरिथम्स प्रेजेंट हैं जो हमारी एनपी क्लासेस को बिलोंग करती हैं वो कभी भी पी क्लासेस में नहीं जा सकेंगे। हो सकता है नैपसैक प्रॉब्लम जो हम अभी जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 2 की पावर के पढ़ते हैं वो आगे चल के कभी भी पी क्लास के अंदर नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। हो सकता है कि ऐसा एल्गोरिथम डेवलप हो जाए रिसर्चर्स द्वारा जो जिसमें नैपसैक प्रॉब्लम को हम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए वी से दैट पी एक्चुअली इज अ सबसेट ऑफ एनपी। बट देन व्हाई आईपी? आईपी को सबसे ऊपर क्यों रखा? This equality demonstrates that interaction plus randomness equals high computational power. ये जो IP is equal to P space का कॉन्सेप्ट है, ये हमें एक और चीज ये बताता है, क्योंकि हम IP when we talk about interactive proof systems, तो वहां पर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आती है, दैट इज हम इंटरैक्ट भी कर रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली हम एक प्रॉपर्टी को भी अपने साथ लेके घूम रहे हैं, दैट इज रैंडमनेस। और इन दोनों का यूज करते हुए हमारी कॉम्पिटेशनल पावर बढ़ जाती है।
इसीलिए जो आईपी क्लासेस हैं उनकी कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा होती है और पी स्पेस क्लासेस की भी कंप्यूटेशनल पावर काफी ज्यादा होती है, इसलिए दे आर इक्वली। एंड दिस वाज गिवन बाय अदीश अमीर इन हिज थ्योरी। इसीलिए जो आईपी क्लासेस है, क्योंकि उनकी कंप्यूटेशन पावर बहुत ज्यादा है, उन्हें हायरार्की में सबसे ऊपर रखा गया है। देन कम्स द एनपी एंड देन कम्स पी क्लासेस। So problems requiring exponential time can be verified efficiently through interaction. And क्योंकि आईपी क्लासेस के पास कंप्यूटेशन पावर बहुत ज्यादा है, इसीलिए कोई भी ऐसी एनपी क्लास जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिनके अंदर हमारे पास एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, को एनपी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो अगर कोई भी ऐसी एनपी प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है सॉल्व करना, उनको बहुत ही आसानी से पॉलिनोमियल टाइम के अंदर वेरीफाई किया जा सकता है यूजिंग इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम, रिवीलिंग द प्रोफाउंड पावर ऑफ कंबाइनिंग दीज टू एलिमेंट्स। हम इंटरैक्टिवनेस को और रैंडमनेस को कंबाइन कर रहे हैं ताकि कंप्यूटेशनल पावर बढ़ाई जा सके। दैट इज व्हाट आदिश अमीर टोल्ड इन दिस थ्योरी। What is the significance? Interaction with randomness adds no extra power बियॉन्ड पी स्पेस। तो बियॉन्ड पी स्पेस कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलती, बट स्टिल इतनी पावर मिलती है कि वो ओवरऑल हमारी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ा सके, बट ड्रामेटिकली ऑल्टर्स हाउ द पावर इज एक्सरसाइज्ड। ऑल्सो सिंस पी स्पेस कंटेन्स एनपी, तो पी स्पेस के अंदर ही हमारी एनपी क्लासेस होती हैं, एंड आईपी इज बिलीव टू बी वास्टली लार्जर देन एनपी, बिकॉज उनकी कंप्यूटेशन पावर ज्यादा, इंटरेक्टिवनेस भी है। एनपी के अंदर और पी के अंदर इंटरेक्टिवनेस नहीं होती, रैंडमनेस इतनी नहीं है। दैट इज वाई, क्योंकि आईपी को भी बहुत वास्टली समझा जाता है, रैंडमाइज इंटरेक्शन बाइस एनॉर्मस एक्सप्रेसिवनेस। नाउ लेट अस हैव अ बेसिक कंपैरिजन कि हमारी पी क्लासेस एनपी एंड आईपी क्लासेस कैसी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल टाइम जो हमारी क्लासेस हैं वो डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन द्वारा डिटरमाइन होती हैं, द्वारा सॉल्व होती हैं। एनपी क्लासेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन द्वारा सॉल्व होती हैं और वेरीफाई किसके द्वारा होती है, डीटीएम के द्वारा। एंड आईपी क्लासेस हमारी इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम पे वर्क करती है, प्रूवर एंड वेरीफायर का कॉन्सेप्ट। प्राइमरी फोकस की बात करें तो पॉलिनोमियल टाइम जो हमारी क्लासेस होती हैं, प्रॉब्लम्स दैट आर एफिशिएंटली सॉल्वेबल। तो यहाँ पर जो प्राइमरी फोकस होता है वो उन प्रॉब्लम्स पे होता है जिन्हें आप एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स हो गई, मर्ज सॉर्ट, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्कस्ट्रा, ऑल दीज कम्स अंडर दिस पॉलिनोमियल टाइम। व्हेयरएज नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल के अंदर प्रॉब्लम्स दैट आर एफिशिएंटली वेरीफाइबल बट नॉट नेसेसरीली एफिशिएंटली सॉल्वेबल। तो यहाँ हम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, यानी एफिशिएंट सॉल्व ना हो कोई दिक्कत नहीं है, तो एफिशिएंटली वेरीफाई होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ हम डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन यूज कर रहे हैं वेरीफाई करने के लिए। Lastly, IP problems with whose solutions can be verified through interaction, मतलब conversations के थ्रू, interactions के थ्रू आप solution को verify आराम से कर सकते हो, ये IP interactive proofs के अंदर आता है। रोल ऑफ रैंडमनेस की बात करें तो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर कोड डेफिनेशन में हम ज्यादा रैंडमनेस का यूज नहीं करते। सिमिलरली एनपी क्लासेस यानी नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल के अंदर नॉट एक्सप्लिसिटली यूज्ड बाय द वेरीफायर इन द कोड डेफिनेशन, यहां पर भी रैंडमनेस इतनी अच्छे से यूज नहीं होती। सबसे ज्यादा रैंडमनेस हम आईपी में देखते हैं, और क्यों भी देखते हैं वो भी हमने देख चुके हैं। वेरीफायर यूजेस रैंडमनेस एंड कीप्स इट्स हिडन फ्रॉम द प्रूवर। तो वो प्रूवर से हिडन भी रखता है, वो प्रूवर को सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करता, सब कुछ नहीं बताता, वो ये नहीं बताता कि वो किस तरह के चैलेंजेस उसके लिए लाया है या कौन से चैलेंजेस वो उसे देगा, जिससे प्रूवर कंप्लीटली क्लूलेस रहता है एंड उसकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये वेरीफाई करने में हेल्प मिलती है। एग्जांपल्स में हमारे पास सॉर्टिंग, शॉर्टेस्ट पाथ, देन एनपी के अंदर वी हैव बूलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन साइकिल, नैपसैक प्रॉब्लम, और आईपी के अंदर हमारे पास ग्राफ नॉन आइसोमॉर्फिज्म जीएनआई एक बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ जीएनआई का एक्चुअली में मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल ग्राफ्स होते हैं, उनके अंदर मल्टीपल नोड्स हैं। सो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स बेसिकली वो ग्राफ्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो दिखने में थोड़े अलग है बट अंडरलाइन स्ट्रक्चर उनका सेम होता है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट प्रूवर ये ग्राफ्स और एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, एक प्रूफ देता है वेरीफायर को कि ये स्टेटमेंट ट्रू है मेरे द्वारा। नाउ वेरीफायर का काम है उसे वेरीफाई करना। तो वेरीफायर क्या करता है, वेरीफायर साइमल्टेनियसली एक और नया ग्राफ जनरेट करता है और वो उस ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, उसमें चेंजेस करता है एंड उसे एज अ टेस्ट केस भेजता है टू चेक कि क्या वो स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए ट्रू है। लेट अस से आफ्टर मेनी राउंड्स यही निकल कर आता है कि हर ग्राफ रैंडमाइज्ड ग्राफ जनरेट करेगा वेरीफायर, तो हर रैंडमाइज्ड ग्राफ उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, देन दैट केस प्रूवर की जो स्टेटमेंट है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट लेट अस से हर रैंडमाइज्ड ग्राफ जनरेशन पे एक ऐसी ग्राफ जनरेट करी वेरीफायर ने जो कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो उसे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाय द वेरीफायर। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल प्रॉब्लम्स जो कि आईपी के अंदर आते हैं। Now, lastly, let us talk about the applications and implementation. So first of all, computational power, it reveals a surprising strength of interaction and randomness. जब हम interaction और randomness को combine कर देते हैं तो हमारी computational power बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, far beyond what deterministic proofs can achieve. तो जो हमारे NP problems हैं उन्हें आप आराम से polynomial time में verify कर सकते हो using IP classes, interactive proof systems का use करके आराम से। Secondly, cryptography. क्रिप्टोग्राफी मतलब जैसे फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जीरो नॉलेज प्रूफ। अब जैसे जीरो नॉलेज प्रूफ का मतलब ये होता है कि लेट अस से वेरीफायर को कुछ स्टेटमेंट देनी है, वेरीफायर को कुछ हमें प्रोवाइड करना है स्टेटमेंट, तो वो प्रूवर प्रोवाइड करेगा, बट प्रूवर कभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता।
तो वो वेरीफायर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, वो आंसर देता है, बट वो कभी भी बहुत ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता बियॉन्ड द ट्रूथ। जितनी उसे प्रोवाइड करनी है वो उतनी ही करता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखता है। दैट इज व्हाट इज जीरो नॉलेज प्रूफ। मतलब नॉलेज नहीं है, जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसकी नॉलेज वेरीफायर को नहीं है, बस उसे जितना प्रूवर प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो उसके प्रूफ को कन्विंस किया जा सके, एक्सेप्ट किया जा सके, बस उतनी ही उसको वेरीफायर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। दैट इज क्रिप्टोग्राफी। इसीलिए इसे सिक्योरिटी पर्पसेस में भी यूज किया जाता है। बैंकिंग सिस्टम्स हो गए, है ना, तो ऐसे सिस्टम्स में हम इन्हें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड लास्टली हार्ड प्रॉब्लम्स। सो हमारी आईपी क्लासेस प्रोवाइड्स टूल्स टू टैकल प्रॉब्लम्स लाइक ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म एंड नॉन आइसोमॉर्फिज्म दैट रेजिस्ट क्लासिकल अप्रोच। तो नॉर्मल क्लासिकल अप्रोच से हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, बट आईपी क्लासेस का यूज करके हम इन हार्ड प्रॉब्लम्स को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर सारे टॉपिक्स का एक ब्रीफ मिल गया होगा। थैंक यू।